डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चरशिप का एग्ज़ाम नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिस्टम्स ऑफ काउंटिंग एंड सम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 2 में कुछ टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें आपकी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जिक्र किया गया था। अब उसी सिलसिले में हम आगे नेक्स्ट फर्दर देखेंगे कि कॉस्ट काउंटिंग कैश काउंटिंग वर्सेस एक्रूअल काउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कैश काउंटिंग. It is the counting system in which events are recorded when actual cash / check is received or paid. Another side, accrual counting, it is an accounting system in which events are recorded as and when they occur. This means that income is recorded when it is earned and expense is recorded when incurred, that the organization has obtained the benefit from it. आपको कुछ हद तक समझ आया होगा कि कैश अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इवेंट्स को तब रिकॉर्ड किया जाता है जिसमें कोई भी चेक, कोई भी कैश जब तक आपको रिसीव ना हो, वो पेड की सूरत में आपके पास ना आ जाए, उस वक़्त तक हम उसको कैश काउंटिंग नहीं कहेंगे। जैसे ही वो पैसा या वो चेक आपके पास कैश की सूरत में रिसीव हो जाएगा, then it is called the cash counting. Another side, accrual counting is based on the earned system. When this means that income is recorded when it is earned and expense is recorded. यानी कि जब इनकम आपको हासिल हो जाए और उसके बाद आप अपना जो एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करें, और उस एक्सपेंस के बदले में जब तक आपको उस एक्सपेंस के बाद प्रॉफिट जब तक ना मिल जाए, उसको हम एक्रूवल अकाउंटिंग कहेंगे। यानी कि वो एक किस्म का आपका उधार होगा जो आपने वक्ती तौर पे तो एक्सपेंस कर दिया होगा और अपना आपने फ़ायदा उससे उठा लिया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप किसी एक किराने की दुकान पे जाते हैं, वहाँ से आप सौदा उधार ले लेते हैं, लेकिन एक्सपेंस तो आपकी जेब से वो उधार खाते में चला जाता है। इट मीन्स दैट कि जब आप उस एक्सपेंस को दोबारा वहाँ से कटवाएंगे जाके, तो दैट मीन्स दैट उस वक़्त वो आपका एक्सपेंस एक्चुअली उसमें आएगा, इनकट होगा एक्रूवल काउंटिंग में। ओके, क्लियर। इसी तरह जब कैश काउंटिंग की हम बात करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यूटिलिटी बिल्स हैं, जब तक वो पे ना हो जाएं तो हमारी बिल अदा नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। इसी तरह गैस का भी है, टेलीफोन, ट्रंक कॉल, जो भी है, जब तक हम उनका बिल पे ना कर दें एक्चुअली, और जितनी अमाउंट का वो होता है 350, 550, 1000, 2000, जितना 100 एंड 100 जिसका जितना आता है, जब तक पे ना हो जाए उस वक्त तक हम उसको कैश अकाउंटिंग के ज़ुमरे में नहीं लाएंगे। जैसे ही वो आपका पे हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड द कैश काउंटिंग। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश काउंटिंग एंड एक्रूअल काउंटिंग। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, ये मैंने कुछ इनकी डेफिनेशंस को पॉइंट आउट किया है, और जिसमें एक साइड पे कैश काउंटिंग आपको नज़र आ रही होगी और दूसरी साइड पे accrual counting. Okay, so let's another thing is that
Is it income and versus expenses? What is income and what is expense? Income is the value of goods or services that a business charges from its customers. इनकम जो है वो एक ऐसी वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की जिसमें एक बिजनेस में कस्टमर्स से जब तक वो चार्ज एक चीज़ बेच के उसके चार्ज ना लिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम। उससे जो चीज़ हासिल होगी वो इनकम कहलाएगी। मिसाल के तौर पे आपने एक शू फॉर एग्ज़ाम्पल बेचा है, तो उस कस्टमर से आपने जो पैसे लिए हैं वो आपकी जेब में जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द इनकम। अनदर साइड you see that expenses are the cost incurred to earn revenue। वो expenses जो कि incurred हों, जिनकी cost से revenue generate हो, that is called the expense। मिसाल के तौर पे आपने कोई भी चीज़ लेने गए हैं तो एक्सपेंस आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन वो जो एक्सपेंस आपने किया उससे किसको फ़ायदा हुआ? मिसाल के तौर पे आप रोटी लेने गए तो आपने 5 रोटियां लेनी और उसके बदले में आपने 50 रुपये तंदूर वाले को दे दिए, तो उसमें तंदूर वाले को फ़ायदा हो गया, उसका रेवेन्यू जनरेट हो गया और आपका एक्सपेंस इनकर्ड हो गया। दैट इज़ कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट की। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट इन एनी बिजनेस? So the definition of net income or net profit is the amount by which the income exceeds its expenses in specific time period। नेट इनकम या नेट प्रॉफिट वो चीज़ होती है या वो अमाउंट होती है कि जिसमें एक इनकम आपकी आमदन जो है वो आपके अखराजात को एक्सीड करती है एक मुख्तसर से या एक टाइम पीरियड के मुख्तसर दौरानिया के लिए। मिसाल के तौर पे आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया तो वहाँ से आपको जो सैलरी मिली वो राउंड अबाउट 70,000 या 1 लाख के करीब थी जो आपको पहली सैलरी मिली। तो उसके बाद आपने हाउस होल्ड कुछ कपड़े लिए, कुछ आपने घरेलू अखराजात में खर्च कर दिए, कुछ आपने बिल्डिंग्स के किराए वगैरह दिए, कुछ आपने बच्चों के कपड़े वगैरह लिए, तो उसमें आपके राउंड अबाउट या कुछ घर के एक्सपेंसेस और मज़ीद आपने बीच में डाले तो आपके फ़र्ज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 हो गए, तो फिर भी आपको 1 लाख की आपकी सैलरी थी तो उसमें से आपने 60,000 एक्सपेंस किया, तो दैट इज़ योर इनकम इज़ एक्सीड दैन एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो एक्सपेंस से ज़्यादा है उस पीरियड के। तो दैट इज़ कॉल्ड, जो बकाया रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगी 40,000, दैट इज़ कॉल्ड द नेट प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट, यानी कि पीछे क्या रह गया। प्रॉफिट मीन्स दैट कि व्हाट इज़, आपके पास क्या रह गया, आपकी पॉकेट में क्या रह गया। जो खर्च हो गया वो तो हो गया, आपके पास क्या रह गया, जो आपके पास रह गया दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट। सो एंड सो 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100,000, 10,000, 10 lakhs, 10 euros, so and so. So paid and income have been deducted from it। इनकम आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, इनके पेड और इनकम दोनों निकाल के वो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सपेंस समझे जाते हैं, चाहे उधार पे हों चाहे वो आपने एक्चुअली पेड किए हों, तो उनको माइनस करके आपकी नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। और इसका जो साइंटिफिक मतलब है, कॉमर्स में जो फार्मूला है वो है नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इस तरह आप किसी भी नेट प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ कैश इन हैंड एंड प्रॉफिट। कि कैश इन हैंड क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है।
So we have previously read that profit in what is left of income after deducting the expenses. So you know very well that uh, what is profit. For example, 1,000 rupees that he has in his hand on day one is his profit. 7 रुपये पहले दिन आपके पास आपकी जेब में 1,000 रुपया था, आपने कोई एक्सपेंस मीट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट, क्योंकि वो 1,000 रुपये आपकी जेब में भी मौजूद है. ठीक है, द आंसर इज नो. ही स्टिल हैज़ to receive Rs 2000 and pay Rs 2500 to the supplier plus any other expenses that he incurs, which is the difference of the total amount that he receives from customer and the sorry, and the amount that he receiver from the customer. His actual profit is Rs 500 less any other expenses that he incurs. The next is the capital and revenue expenses. We have established to calculate the profit, all expenses are deducted from income. Are all payments that we make are expenses and have to be deducted from the income. जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो आपका एक्सपेंस कहलाती हैं और आपके वो इनकम में से डिडक्ट की जाती हैं. उसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट आपका बचता है दैट इज़ कॉल्ड द योर कैपिटल. Okay. In accounting, the expenses that provide benefit immediately are called revenue. वो एक्सपेंसेस जो इमीडिएटली किसी को भी बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंसेस. एंड दोज एक्सपेंसेस हुज बेनिफिट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंस. और वो एक्सपेंसेस जिनके बेनिफिट 1 साल के बाद या 2 साल के बाद मौसूल होना हो दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंस. मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग का किराया वो आपको 2 साल बाद मिलना है या 1 साल बाद आपका उसका मुआहदा तय पाना है, उसको आपने सेल आउट करना है, तो उस वक्त जो आपको अमाउंट मिलेगी दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंस. द नेक्स्ट इज दैट वी विल डिस्कस इज दिस इज द लाइबिलिटीज़. व्हाट इज़ द लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ क्या हो जाती हैं किसी भी बिजनेस को रन करने में, एक लाइबिलिटीज़ का क्या किरदार होता है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि लाइबिलिटी है क्या. लाइबिलिटी आर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस. लाइबिलिटी जो होती है वो एक बिजनेस के डेट्स और उसकी ऑब्लिगेशंस होती हैं. मिसाल के तौर पे डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस के उसका जो भी आपने सरमाया लगाया हुआ है जो कि आपने वापस करना है किसी भी सूरत में, और जब तक आप वो उस बिज़नेस में उसकी वो लाइबिलिटी अदा नहीं करेंगे, उसके जो भी डेट्स होंगे, जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी, जो आपके ज़िम्मे होंगी, वो जब तक अदा नहीं होंगी उस वक्त तक आप उस बिज़नेस में से प्रॉफिट रिसीव नहीं कर सकते. ठीक है. Liability is the obligation of the business to provide a benefit or asset on a future date. Now I have discussed credit transactions. यानी कि वो transactions के जो कि आपके पास मौजूद हों, जो आपके पास एक आपकी आमदन का हिस्सा हों. Whenever a person purchases something ऑन क्रेडिट, मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने कोई चीज़ की ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, कि मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा इस चीज़ के. ही प्रॉमिसेस दैट या आपका उधार जो मैंने लिया था मैं आपको फलां डेट को वापस कर दूंगा. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे, क्या नाम है, इसको हम फ्यूचर डेट में उसका लाइबिलिटी शुमार करेंगे.
क्योंकि अभी उसने पैसे अदा करने हैं. Okay. The next is that the debit and credit. What is debit and credit? Debit and credit को किस तरह आप डिफाइन करते हैं एक काउंटिंग टर्म्स में. So first of all हम देखेंगे कि what is the debit side. It signifies the receiving of benefit. Debit side होती है वो benefit receive करती है किसी भी entity का किसी भी business में. In simple word, it is the left hand side. मिसाल के तौर पे आपका जो लेफ्ट बाजू है या लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी है वो that is called the debit side कहलाएगी. Debit is a record of an indebtedness specifically on entity on the left hand side of an account consisting an addition to an expense or asset account or a deduction from revenue, net worth or liability. Okay, so another is credit side. What is the credit? It signifies the providing of a benefit. Credit side वो होती है जो जिसमें किसी को फ़ायदा दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ से किसी को फ़ायदा हासिल होता है, प्रोवाइड किया जाता है. In simple word, it is the right hand side, credit side, in accounting terms. That either decrease assets or increase liabilities. In general, it is an arrangement for a deferred payment for goods and services. So this is the some debit and credit definitions. So let's see the transactions of debit and credit side. जैसा कि आप देख रहे होंगे कि suppose for example Mr. Salman starts its business of any owner hotel or any cafeteria, anything else. He invests his capital rupees 2 lakh in cash for his business. Out of this cash, following items are purchased in cash. उसने ये चीज़ें परचेज की अपने कैपिटल में से अपने बिजनेस को चमकाने के लिए, कि या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 1,50,000, furniture for rupees 20,000, a vehicle for rupees 25,000. The total is 1,95,000. This means that he has spent a total rupees 1,95,000 and has left with rupees 5,000 cash out of his capital rupees 2 lakh. यानी कि 2 लाख में से उसने 1,95,000 एज एन एक्सपेंस को खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास क्या बच गई? लेफ्ट 5,000 कैश इन हैंड उसके पास रह गया. दैट इज कॉल्ड इज कैपिटल. We will apply the dual aspect concept on these events from the viewpoint of business. Let's see the debit and credit transactions. सबसे पहले हम डेबिट एंट्री कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश को डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे, यानी कि हमने किसको पैसा दिया, यानी कि पैसा उस वक़्त किसकी मलकियत था. डेबिट तो हो गया कैश, कि कैश को हमने 2 लाख को खर्च किया, लेकिन वो मलकियत किसकी था, ऑनर किसका, उसका कौन था? मिस्टर सलमान था. तो उसको हम क्रेडिट करेंगे. सबसे पहले हम डेबिट करेंगे कैश को. इसकी एंट्री कुछ यूँ होगी कि कैश डेबिट एंड मिस्टर सलमान इज़ क्रेडिट फॉर आर एस रुपीज़ 2 लाख. ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर. मैंने इसकी एंट्री भी यहाँ पे शो की हुई है. ओके, अच्छा, let's see analyze this transaction. The account that received the benefit in this case is the cash account and the account that provided the benefit is that of Mr. Salman. यानी कि इस कैश अकाउंट से बेनिफिट किसको हो रहा है? मिस्टर सलमान को जा रहा है. तो दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो जो ऑनर है वो इसका मिस्टर सलमान है. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. बिल्डिंग परचेज्ड.
द बिल्डिंग अकाउंट बेनिफिटेड फ्रॉम कैश अकाउंट, बिल्डिंग जो है वो क्या कर रही है, कैश जनरेट कर रही है। जब तक बिल्डिंग खड़ी रहेगी उसका रेंट आता रहेगा और वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, तो उस सूरत में मुझे क्या होगा, मुझे पैसों की मद में एक फ़ायदा हासिल हो रहा है उस बिल्डिंग से। तो हम उसको कहेंगे कि डेबिट बिल्डिंग RS 1,50,000। और क्रेडिट किसको हो रहा है, क्रेडिट मिस्टर सलमान को हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे मिस्टर सलमान की एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, वाई? लेकिन हम मिस्टर सलमान की एंट्री इसलिए नहीं करेंगे कि मिस्टर सलमान तो ऑलरेडी ऑनर है, उसको बिल्डिंग से जो पैसा वसूल हो रहा है हम उसको कैश को उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। हम क्रेडिट करेंगे कैश को, ना कि मिस्टर सलमान को। ठीक है, बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे, डेबिट बिल्डिंग एंड क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग का किराया जो है वो हम मिस्टर सलमान को दे रहे हैं। किस सूरत में, कैश की सूरत में। तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट को बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। क्लियर? लेट्स सी अनदर एग्जांपल। फर्नीचर परचेज उसने किया, उसमें उसने द फर्नीचर अकाउंट बेनिफिटेड फ्रॉम कैश अकाउंट। फर्नीचर से भी ज़ाहिर बात है, जो उसने फर्नीचर वहाँ रखा है उससे भी उसको कैश तो मिलेगा, क्योंकि उसको कैश की सूरत में ही बेनिफिट हो रहा है ना। उसने जो फर्नीचर अपना बेचा है मिस्टर सलमान ने, तो उसमें से जो उसको कैश मिलेगा तो वो ज़ाहिर बात है उसको प्रॉफिट उसके जेब में जाएगा। तो दैट इज़ क्रेडिट, हम उसको क्रेडिट कैश की सूरत में करेंगे। डेबिट फर्नीचर RS 20,000 एंड कैश क्रेडिट कैश RS 20,000। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग फ्रॉम अबव इज़ दैट ऑल डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ऑल क्रेडिट्स। ये आपने याद रखना है, कोई भी डेबिट हो उसका लाजमी इक्वल क्रेडिट ज़रूर होता है। सो अनदर इज़ दैट, आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एन एसेट। अच्छा, पीछे इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डेबिट और क्रेडिट ना समझ आ रही हो या कुछ ना समझ आई तो कर सकते हैं। एनीवन एल्स? अच्छा, व्हाट इज एन एसेट? Assets are the properties and possessions of the businesses. These are two types, that tangible assets and intangible assets. Tangible assets क्या होते हैं और intangible assets क्या होते हैं? Tangible assets और intangible assets क्या होते हैं? तो हम देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, tangible assets एग्जांपल यूँ लेंगे, that have physical existence, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स वो होंगे दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, टेंजिबल एसेट्स वो होंगे जिसमें फर्नीचर, व्हीकल, ये उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इनको हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स वो होंगे राइट टू रिसीव मनी, गुडविल, जिसमें हमको उनको हाथ ना लगा सकें, वो हमें डायरेक्ट वसूल हो जाए, हमारे अकाउंट में आ जाए हम, तो दैट इज़ कॉल्ड द इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ आर द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो यही होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये आप देख भी सकते हैं, फार्मूला नोट कर लें। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। आई होप आपको इस लेक्चर में काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी डेबिट एंड क्रेडिट और इट्स ब्रांचेस की। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम अनदर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का भी ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का लाजमी ख्याल रखें, उनको दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।